हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना उसके सॉल्यूशंस को। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं क्योंकि टाइम होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए। तो भैया जी पहला क्वेश्चन बोलता है अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, इन सॉल्ट्स के प्रेजेंस में यहां पर यह बताना है कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे को यहां पर डिस्प्लेस करने वाले हैं। तो ऑब्वियस बात है, सीधा सीधा यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ के रखी है और मैंने लेक्चर में ऑलरेडी यहां पर यह बता के रखा है कि इसको याद करने का तरीका क्या होगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता के रखी है जिसको आप देखकर यहां पर इसको पता कर सकते हो। यहां पर अगर बात कर लें तो भाई साहब यहां पर क्या होगा, तो भैया यहां पर बहुत आसान सा है, ये हो जाएगा अपने पास में मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, फिर आएगा आयरन और आ जाएगा आपके पास में कॉपर। तो कृपया इस बारे में ध्यान देना कि यहां पर ये इस तरह से कंडीशन चलने वाली है। क्लियर हो गई बात? चलिए जी अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो इसके अंदर ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अगला वाला हमारे पास में देके रखा है गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपके पास में गिवन है, अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये बता के रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास में सभी के रिडक्शन पोटेंशियल देके रखे हुए हैं और इनको क्या करना है, इनके रिड्यूसिंग पावर के सीक्वेंस में बताना है, और कौन सा वाला, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के। ठीक है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी रिड्यूसिंग पावर की बात आती है तो हमेशा नेगेटिव वाली वैल्यू को फोकस करना, जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा मैक्सिमम होगी उतना ही उसका रिड्यूसिंग पावर भी हाई होगा। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़े में क्या आ जाएगा, माइनस का 2.93 आ जाएगा। तो इस वजह से जो आपके पास पोटेशियम है ये आ जाएगा आपके पास में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। उसके बाद में अगले नंबर पर आएगा सेकंड रिड्यूसिंग पावर में ये, फिर आएगा रिड्यूसिंग पावर उससे कम इस वाले की, फिर उससे कम इस वाले की, और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी रहेगी, इस वाले की रहेगी। तो इस बेसिस पर अगर बात करते हैं कि भैया क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है। सो फॉर दैट रीजन Ag पॉजिटिव से Ag ये आपके पास में सबसे छोटी वैल्यू पोजेस करेगा। सेकंड नंबर पे आपके पास में आया है मैग्नीशियम, तो आपके पास में आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव से Mg बनना। फिर उसके बाद में अगले नंबर पर कौन आ जाएगा, थर्ड नंबर पर आ जाएगा क्रोमियम, दैट इज Cr3 पॉजिटिव से आपके पास में Cr का फॉर्मेशन। फिर आपके पास में आएगा यहां पर मर्क्यूरी, Hg2 पॉजिटिव से Hg का फॉर्मेशन, और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर कंटेन करेगा पोटेशियम, दैट इज K पॉजिटिव से K का फॉर्मेशन होना। तो ये इसका आपके पास में सीक्वेंस होने वाला है। जस्ट सिंपली नेगेटिव वैल्यू को देखो, जहां पर आपके पास में नेगेटिव वाले में सबसे बड़े डिजिट दिख जाए तो वो आपके पास में क्या होगा, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर को शो करेगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। अब देखो भाई साहब इसी बात पे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस। जहां पर क्या हुआ है, Zn प्लस ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Ag का फॉर्मेशन हुआ है। फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल एंड इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, ये बोल के रखा गया है। अब देखो भैया इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं तो ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट आपको दे के रखा हुआ है, दिस पार्ट इज नोन एज सेल रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास में एंटायर सेल की रिएक्शन है जिसको आप लोग नेट सेल रिएक्शन के नाम से भी जानते हो। अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना तो सेल को हाफ सेल में कन्वर्ट करा जाता है। कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, आपके पास में Zn से क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव, यहां पे सॉरी रिएक्शन हो रहा है। तो देखो कौन से क्या बनता है सर, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। जब Zn से Zn2 पॉजिटिव बना तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। मैंने बोला सर मेरे पास में रखा हुआ था Zn सॉलिड, जिससे कि ये कन्वर्ट हो चुका है Zn2 पॉजिटिव के एक्वस फॉर्म पे, और ऐसा तभी हो सकता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिलीज कर दे। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा है दैट मींस
यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की जब कभी भी बात होती है तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर परफॉर्म होता है रे भाई, ये होता है आपके पास एनोड में परफॉर्म, है ना, ये कहानी है। अब इस सिचुएशन पे देखो, एनोड पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो फॉर दैट रीजन यहां पर एनोड कैसा हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भैया जी, क्लियर हुई बात, क्या कहानी है, एनोड यहां पर कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ Ag में। यह कब होगा सर, यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास में रखा हुआ ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव का एक्वस आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर का सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी 2 थे, इसको भी मैं बना देता हूं 2, तो ऐसी सिचुएशन आएगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करा है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या होता है सर, ये होता है रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहां पर होता है सर, रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पर, और यहां पर कैथोड कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लेकर सबको खत्म कर दिया। तो ये लो बन गया। ये जो रहेगा ये इंडिविजुअल रिएक्शन होगी कहां कहां पे सर, ये जो इंडिविजुअल रिएक्शन होगी ये प्रेजेंट होगी आपके पास में यहां एनोड पे। तो ये हो गई हमारे पास में एनोडिक रिएक्शन, ये हो चुकी है हमारे पास में कैथोडिक रिएक्शन। तो ये थर्ड वाले का आंसर। फर्स्ट वाले का बोला जाए विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो कौन सा इलेक्ट्रोड आपके पास में नेगेटिवली चार्ज है, एनोड आपके पास में नेगेटिवली चार्ज है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ इसके अंदर द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, कैरियर कौन होंगे सर, कैरियर यहां पर होंगे आपके पास में आयंस। ध्यान रखना, जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप पढ़ते हो तो वहां पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, आयंस होते हैं। ये देखो यहां पर बना हुआ है, यहां पर जो Zn2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव है ना, यही क्या करेंगे, चार्ज को यहां पे कैरी करेंगे। तो बस इतना सिंपल सा। चलो भाई साहब, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लिया। चलो जी, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपके पास में कोई गैल्वेनिक सेल है, ऑब्वियस बात है गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, जिसका मेन काम यह होता है कि ये यहां पे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो 2 प्रकार के सेल दिए गए हैं, एक में क्रोमियम का यूज किया गया है और एक में आयरन का यूज करा गया है। अब ये बोलता है कि आपको कैलकुलेट करना है गिब्स फ्री एनर्जी, साथ ही साथ में आपको यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर जब आप सॉल्व करते हो ना, तो गिब्स एनर्जी जब कभी भी सॉल्व किया जाए, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है हमारे पास में माइनस का NF एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। और उसी तरह से अगर आप लोग यहां पर बात करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की, तो वहां पे जो ये वैल्यू आती है वो भी आपके पास में गिब्स एनर्जी पर डिपेंड करती है, दैट इज माइनस का N2.303, यहां आ जाएगा RT और आ जाएगा log K। तो यहां पर जो ये K वाली वैल्यू होती है ना, तो वही K वाली वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एक एक करके सब समझ लेंगे। एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ूंगा कि आप लोगों को वो सॉल्व करना है। ठीक, चलिए जी, सबसे पहला काम, जब कभी भी इस तरह की केमिकल रिएक्शन को आप बनाते हो तो आपने देखा कि डेल्टा जी में स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आता है। तो इस वजह से आप लोगों को यहां पर सबसे पहले स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आपके पास में होती है स्टैंडर्ड EMF ऑफ कैथोड माइनस एनोड वाली। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड EMF ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड EMF ऑफ एनोड। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैथोड और एनोड को ढूंढना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा है। पहले हाफ सेल रिएक्शन बनाओ। क्रोमियम Cr से Cr3 पॉजिटिव हो रहा है, जबकि कैडमियम Cd2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, थ्राइस ऑफ Cd बन रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए जी जानते हैं इसको। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं क्रोमियम की। तो
ट्वाइस ऑफ क्रोमियम जो कि था सॉलिड स्टेट में, जब वो कन्वर्ट हो चुका है ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव में, तो यहां पर क्या बना है, ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव, और ये आ चुकी है एक्वस स्टेट। जब ये यहां से इसमें कन्वर्ट होता है तो इसने क्या करे होंगे, ऑब्वियस बात है अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +3 पर ये आ चुका है। अब इस सिचुएशन पे क्या होगा रे भाई, इस सिचुएशन पे हम ये बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करा है तो यहां पर परफॉर्म होता है ऑक्सीडेशन, और अगर यहां पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ तो ऑब्वियस बात है ये प्लेस क्या हो जाएगी आपके पास में एनोड। उसी का अगर उल्टे वाले की बात करते हैं कैडमियम की, तो थ्राइस ऑफ Cd2 पॉजिटिव का जो आपके पास एक्वस आयन है, जब ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम के एटम पे, तो ये हो जाएगा आपके पास में थ्राइस ऑफ Cd सॉलिड स्टेट में। यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन जहां पर परफॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास में कैथोड कहलाता है। अब देखो यहां पर क्या है कि आपके पास में कैथोड पर कौन आ रहा है, सर कैथोड पर आ रहा है आपके पास में कैडमियम, और एनोड पर कौन आ रहा है, सर एनोड पर आ रहा है आपके पास में क्रोमियम। अब होता क्या है कि कई लोगों को यह लगेगा कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, वैल्यू तो देके ही नहीं रखी हुई है। एक्चुअली में जब एनसीईआरटी से आप पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी चैप्टर के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेंशन होती है, जहां से आप पेज पलटा के उसको देख सकते हो, परंतु एग्जामिनेशन में यह ऐसा नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। रट्टा भी नहीं मारना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो लोग वैल्यू आपको ऑलरेडी दे देंगे, ठीक है, तो इस वजह से आप इसकी टेंशन मत लेना। तो भाई साहब यहां पर अगर आप बात करते हो तो जो आपके पास में कैथोड पे प्रेजेंट होने वाला है वो होने वाला है रिडक्शन पोटेंशियल। कौन कौन सा, अच्छा सॉरी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास में कौन था, क्रोमियम। तो भाई साहब Cr3 पॉजिटिव से Cr बनाते टाइम पर जो वैल्यू आती है वो आती है -0.70, ठीक है जी। और उसी तरह से अगर आप बात करते हो यहां पर किसकी, आपके पास कैथोड की, तो कैथोड में मौजूद कैडमियम का Cd2 पॉजिटिव जब Cd में कन्वर्ट होता है तो ये वैल्यू देता है -0.40, ठीक है, ये वाली वैल्यू दी। तो अब कितना आसान हो गया, यहां पर ये पोटेंशियल किसका है, ये है एनोड का, ये पोटेंशियल किसका है, ये पोटेंशियल है आपके पास में कैथोड का। वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या निकल कर आएगा भाई मेरे, ये निकल कर आएगा आपके पास में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर कैथोड की जगह पर रखा हुआ है -0.40, और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आपके पास में एनोड की, तो एनोड पर क्या रखा हुआ है, माइनस का साइन लगाया, -0.70। सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.40 प्लस आ जाएगा 0.70, ठीक है जी, ये वाली कहानी आ जाएगी। आई थिंक ये 70 नहीं होता है, ये हमारे पास में 74 है, हाँ वही मैंने बोला, मुझे वही लग रहा था कि ये वाली कहानी नहीं होती है, ये होता है हमारे पास में 74 होता है। तो इसको जरा आप लोग सही कर लेना, ठीक है भाई साहब, ये कितना है 0.74 है, तभी मैं बोलूं यार सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में आंसर नहीं निकल रहा था। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.74, ये भी हो जाएगा 0.74, प्लस वाली वैल्यू है, सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 0.34, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी सा चीज था। अब देखो अगर आपके पास में आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब सेल रिएक्शन, ऑब्वियस बात है कि ये क्या होने वाली है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। अब आपके पास में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ चुका है, अगला काम आप क्या करोगे, यहां पर स्टैंडर्ड जो गिब्स एनर्जी है उसको निकालने का। फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस का एन एफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है जी। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, सर देखा जाए तो हर एक स्टेप में 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 6। और अगर f की बात करते हैं तो भैया ये याद रखना कि f मतलब होता है 1 फेराडे। 1 फेराडे की वैल्यू ऐसे तो होती है 96487 कूलम पर मोल, परंतु अप्रोक्सीमेशन पे इसको लिया जाता है 96500
कूलम पर मोल। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका एनसीईआरटी का आप सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पर आई थिंक उन्होंने 96487 को लेकर रखा है, पर अमूमन जब आप एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो 1 फैराडे को 96500 कंसिडर किया जाता है। जैसे कि तुम लोगों ने फिजिक्स में देख के रखा हुआ है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, परंतु उसको एग्जाम टाइम पे तुम 10 कंसिडर कर लेते हो। ठीक है, अभी नहीं करता हूं, अभी मैं क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 96487 मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहां पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0.34 है। ठीक है, ये वाली कहानी है। अब देखो इसको पूरा सॉल्व कर देना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो भाई साहब इस पूरे को सॉल्व करने पर मेरे पास में जो यहां पे वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है हमारे पास में माइनस का 19683.48। बाप रे, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है जूल पर मोल। ठीक है रे भाई, ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है। अब देखो अगर आपके पास में डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सिंबलाइज करता है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी है, ये आपके पास में होने वाली है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है जी, ये होने वाली है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो अगली स्टेप पे जाते हैं। अगली स्टेप पे हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस का एन मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा आपके पास में 2.303, यहां पर आ जाएगा आर टी और ये क्या हो जाएगा लॉग के, और हमको इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या समस्या है सर, सभी चीज पता है हमको, यहां पर ये लॉग के निकालना है। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, लॉग के को यहीं रहने दो, यहां पर आ जाएगा आपके पास में डेल्टा जी स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय माइनस का ये हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी है 6, 2.303 एज इट इज चलता जाएगा। आर की बात करते हैं तो ये है 8.314 और टेम्परेचर की बात करते हो तो ये है 298 केल्विन। ध्यान देना कि जितनी भी सेल रिएक्शन होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 298 केल्विन। ठीक है, अच्छा इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में लॉग के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लॉग के इज इक्वल टू 34.496 निकल के आ रहा है, और यहां पर अगर के कर दिया तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में क्या एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो वही कुछ नहीं है, एंटी लॉग का सीधा सा मतलब ये रहता है कि लॉग इसके अपॉन में आ गया लॉग इनवर्स, तो लॉग इनवर्स क्या हो जाता है एंटी लॉग। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 34.496। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में जो फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है हमारे पास में 3.13 इंटू 10 टू द पावर 34। ये आपके पास में आंसर निकल कर आ रहा है। अब देखो यहां पर शॉर्ट ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं लगने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। आपके पास में सीधी सीधी वैल्यू गिवन होगी, और अगर शॉर्ट ट्रिक की बात भी करते हो तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि यहां पर आप अब डायरेक्ट पहचान सकते हो कि राइट हैंड साइड में जहां भी पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। तो ये जो हाफ सेल बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, ये यहां पर क्या हो जाएगी, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली ये पहचान में आ जाता है कि भाई साहब कौन एनोड है कौन कैथोड है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां रिडक्शन हो रहा है, तो बीच की स्टेप आप खा सकते हो, ये आपका काम बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, बाकी तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ये सारी चीज करनी ही पड़ेगी। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट फुर्ती से, ताकि हम लोग अब इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकें। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। अब अगले वाले क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर आप लोगों को अपनाना है। यहां पर क्या हुआ है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बना, मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है एनोड पे, यहां पर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है कैथोड पे। एनोड और कैथोड का जो आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो आप लोग अपनी एनसीईआरटी के बुक में देख लेना, देखकर सॉल्व कर लेना, सेम एज इट इज यही का यही है, आंसर को जरूर लिख देना। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो। अच्छा देखो,
सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम कर दूंगा। वैसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सारी वैल्यू थी वो ऑलरेडी लिखी हुई रहती है, तो भाई साहब आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर ये कर देता हूं कि इनकी वैल्यूज बता देता हूं। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो यहां H पॉजिटिव से H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज अ हाइड्रोजन स्केल, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है जो कि शी के रूप में आप लोगों ने देख के रखा हुआ है। तो यहां पे स्टैंडर्ड ईएमएफ अब जब फाइंड आउट करते हो हाइड्रोजन के लिए, तो H पॉजिटिव से H2 का जब फॉर्मेशन होता है तो उस सिचुएशन पे क्या आता है, 0.00 वोल्ट। ठीक है रे भाई, ये वाली कहानी आपके पास में आ जाती है। सेम उसी तरह से यहां पर भी वो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। मेन जो चीज आएगी वो आएगी आपके पास में आयरन की। तो अगर आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल बात की जाए आयरन की, तो इसका मतलब जब कभी भी Fe2 पॉजिटिव Fe में कन्वर्ट होता है तो इसकी वैल्यू देके रखिए माइनस का 0.44। ठीक है, माइनस 0.44 इसकी वैल्यू देके रखी है। सेम उसी तरह से आपके पास में यहां पर देके रखा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ Sn2 पॉजिटिव से Sn का जब फॉर्मेशन होता है तो इसकी वैल्यू देके रखी हुई है माइनस का 0.14, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरह से लास्ट वाले की अगर आप बात करते हो यहां पर ब्रोमीन की, तो यहां पर जो Br2 से आपके पास में यहां पर Br नेगेटिव बनने का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, तो वही रिडक्शन पोटेंशियल वाली बात कर रहे हो आप, और कुछ भी नहीं है। Br2 से आप यहां पर जब Br नेगेटिव का फॉर्मेशन करते हो तो इसमें वैल्यू आपके पास में देके रखी हुई है प्लस का 1.09, है ना, ये देके रखा हुआ है आपके पास में प्लस का 1.09। तो सारी वैल्यू आपके पास में गिवन है, जैसा सॉल्व करते हैं वैसा का वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि कहानी आप इसको पूरी बना दोगे। ठीक है, तो बता देना सेकंड थर्ड फोर्थ वाले का आप लोग आंसर सेम उसी तरह से है जैसा फर्स्ट वाला आपको यहां पे करवाया है। नाउ बात कर लेते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की, जिसमें ये बोल के रखा है इन द बटन सेल। बटन सेल मतलब क्या, वही मर्क्यूरी सेल widely used in watches and other devices the following reaction take place। यहां पर ये वाली रिएक्शन होती है, तो यहां पर आपको क्या करना है, गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है उसकी वैल्यू और स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको यहां पे फाइंड आउट करके बताना है। सिंपल सा है। अब देखो ये वाली वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान रहेगा, अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं कि इन सभी की वैल्यू क्या आती है, तो थोड़ा सा यहां पर आप समझो। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको डेल्टा जी निकालना है तो यहां पर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NF एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इस वाले फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड, ये हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है, कैथोड और एनोड को फाइंड आउट करने से होती है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो भैया रिएक्शन क्या है, अगर Zn से आपके पास में Zn2 पॉजिटिव बनता है दैट मींस इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है दैट मींस यहां पर क्या परफॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर पाया जाता है रे भाई, ये पाया जाता है एनोड पे। तो अब देखो रिएक्शन कितनी सिंपल हो गई। तो मैं यहां पर बात करता हूं कि भैया एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो सर एनोड पर रिएक्शन ये हो रही है कि हमारे पास में रखा हुआ सॉलिड जिंक यहां पर जब अपनी एक्वस स्टेट पे जाता है तो ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसने कर दिया ऑक्सीडेशन। सेम उसी तरह के अगर मैं बात करता हूं यहां पे रिडक्शन की, तो रिडक्शन कहां पर होता है रे भाई, रिडक्शन होता है हमारे पास में कैथोड पे। तो मैं यहां पर बात कर देता हूं कि भाई साहब कैथोड पर क्या पाया जा रहा है, तो कैथोड पर क्या है, Ag2O है। तो यही वाली वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं। आपके पास में रखा हुआ है सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O, जहां पे सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अपने +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि ऑक्सीजन किस स्टेट में है, -2 की स्टेट में। यहां कितने सिल्वर हैं, 2 सिल्वर है, तो इसलिए टोटल आपके पास सिल्वर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या मिला के रखा हुआ है,
सर इसके अंदर मिला के रखा हुआ है H2O जो कि लिक्विड फॉर्म पे है, और साथ ही साथ में आप लोगों को यहां क्या मिल रहा है, Ag मिल रहा है। ये कब मिलेगा सर? ऑब्वियस बात है, रिडक्शन है तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो कंडीशन ये है कि एक सिल्वर +1 था तो 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ Ag, जो कि किस स्टेट में आ जाएगा आपके पास में, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो कैथोड पर जाके सिल्वर जमा हो जाएगा। प्लस क्या बच रहा है आपके पास में, प्लस बच रहा है आपके पास में ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ये वैल्यू को यहां पे लिख देना है। ठीक है, ये काम हो गया। कैथोड और एनोड की बात की जाए तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकल कर आ रहा है, तो भैया कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल कर आएगा तो वो आएगा कि Zn2 पॉजिटिव से Zn का फॉर्मेशन हो रहा है, और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हो तो यहां पर क्या होगा, Ag पॉजिटिव से आपके पास में Ag का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू हमारे पास में होती है 0.76 माइनस का, तो माइनस का 0.76 वोल्ट, ये किसकी वैल्यू होती है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर सिल्वर वाले की बात की जाए तो ये कितना होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में प्लस का 0.80 वोल्ट्स, ये वाली कहानी होती है। अब देखो सब कुछ तो आपके पास मिल गया, अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर कैथोड आ रहा है आपके पास में 0.80 माइनस इंटू माइनस का 0.76, सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 1.56 वोल्ट, ये वाली कहानी आ जाएगी। बस यहां पर आपको क्या मिल गया सर, यहां पर आपको मिल चुका है इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और इस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को अगर यहां वैल्यू को पुट करा जाए तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड जब आपको यहां पर निकालना रहेगा तो सबसे पहले आता है एन, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा भैया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो यहां पर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। अब यहां पर आता है कि आपके पास में फेराडे की वैल्यू क्या रखनी है, आप चाहो तो 96500 भी रख सकते हो तो भी आपके पास में आंसर आएगा। और यहां पर अगर फेराडे की सही वैल्यू की बात की जाए तो मैं शुरू से लिखते हुए आ रहा हूं 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96487, ठीक है, और क्या आ जाएगी, यूनिट कूलम्स आ जाएगी, और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा, पर मोल भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96487 पर मोल, कूलम पर मोल, या अप्रोक्सीमेटली होता है 96500, दोनों में से जो भी वैल्यू रखो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 इंटू, सपोज मैंने यहां पर रख दिया 96500 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कितना है, ये है आपके पास में 1.56, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कई सारे घपले होते हैं, घपले इसलिए क्योंकि जब आप इसके आंसर कहीं और जगह भी देखोगे तो वहां पर अलग अलग वैल्यूज लिखकर रखी गई है। कई जगह पर ये जो सिल्वर वाली वैल्यू है ना, उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ को 0.344 लिखा गया है। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी होता है पर थोड़ा सा वो अलग है। अगर अभी के सिनेरियो में बात की जाए तो कृपया इस बात का ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जब आंसर आप चेक करोगे तो एनसीईआरटी में जो आंसर है वो आपके पास में यहां 1.56 आ रहा है, 0.344 नहीं आ रहा है। ठीक है भाई साहब, ये ध्यान रखना, मतलब क्या, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं सॉल्व करवा रहा हूं इसलिए यहां पर ये वैल्यू 0.80 लेके रखी है, कई जगह पर 0.344 भी लेके रखा है, वो भी आपके पास में कोई गलत नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, परंतु हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो उसी के आंसर के हिसाब से मैंने इस आंसर को निकाला है। तो ये ठीक है भाई साहब, इसमें कंफ्यूज मत होना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को फटाफट देख सकें कि उसके अंदर आपको क्या बता के रखा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो यह क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की बात की गई है, दैट्स इट, बहुत सिंपल सी बात है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा लेक्चर बना के रखा है, आप वहां से इसको देख सकते हो, क्योंकि यहां पर एक पार्ट लिखा गया है डिस्कस द वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। तो यहां पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप उस लेक्चर को जाकर भी क्या कर सकते हो, पूरा पूरा उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, ये देखो हम लोग यहां पर लाइसेंस वर्जन वाला भी सिक्योरिटी डालते हैं ताकि कोई हम लोगों के इस डाटा को हैक ना कर ले। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या बोला है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है किससे, काप्पा से। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास में 1 में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है आपके पास में L बाय A। ये कहानी हो जाती है। अब इस L बाय A के कॉन्सेप्ट में क्या होता है सर, R की बात की जाए तो ये होता है हमारे पास में रेजिस्टेंस। अगर बात की जाए L की तो L हमारे पास में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है रे भाई साहब, ये वाली कहानी होती है। A बराबर क्या होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट। ठीक है, ये क्या होता है, एरिया होता है इलेक्ट्रोड की प्लेट का। तो यहां पर बस इतनी सारी वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस C, या फिर कई लोग इसको क्या लिखते हैं, G लिख देते हैं। वहीं अगर बात करते हैं L/A की तो ये होता है G स्टार। G स्टार मतलब क्या, इसका मतलब होता है सेल कांस्टेंट। तो ये कहानी होती है आपके पास में कंडक्टिविटी की। तो कृपया इस बात का ध्यान देना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसको शो करती है, ये शो करती है कंडक्टिविटी को, जिसको हम डिनोट करते हैं काप्पा से। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगले वाले पार्ट की, तो अगले वाले पार्ट में क्या बोल के रखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करना है। ठीक है भाई साहब, अब देखो भैया मोलर कंडक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाए तो ये यहां पर कुछ इस तरह से डिफाइन की जाती है। मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हम लोगों को यह बताया जाता है कि फॉर्मूला होता है काप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलैरिटी। ये वाली सिचुएशन आ जाती है। तो बस सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या बोला है, वेरिएशन इन विथ कंसंट्रेशन, ये बोल के रखा है। अब थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट समझो, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, मैंने इसको दोनों तरीके से आपको यहां पे बता के रखा हुआ है। अब देखो होता यह है कि यहां पे अगर आप कंसंट्रेशन को कर दो 0, ठीक है जी, क्या कर दिया जाए, अगर हम लोगों ने यहां पर कंसंट्रेशन को कर दिया 0 और इसी के रिस्पेक्ट में यहां पर जो इसका डाइल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है सर, वो हो जाता है इनफिनाइट। तो इस सिचुएशन पे जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है ये कन्वर्ट हो जाती है यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है भाई साहब, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब भी बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके रखा हुआ है, सपोज आपने बात करी है एसिटिक एसिड की, दैट इज CH3COOH। अब आप इसको तोड़ते हो तो आपको पता है कि ये टूटता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, हमें पता है अगर ये इस तरह से ब्रेक डाउन होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम ये बोलते हैं, माना कि इनिशियली इसके 100 पार्टिकल थे, इसके थे 0 और इसके क्या थे 0। ये कब हुआ था, जब आपके पास में टाइम इज इक्वल टू क्या था 0। जैसे जैसे समय आपके पास में आगे बढ़ा तो हम लोगों ने यहां पर एक चेंज देखा। चेंज ये देखा कि पार्टिकल यहां पर हो गए 99, यहां हो गया 1, यहां हो गया 1। मतलब चेंज तो हुआ परंतु बिल्कुल निग्लिजिबल हुआ। और यहां पे आपके पास में जो कंसंट्रेशन होगा आयंस का, ध्यान रखना कंसंट्रेशन किसका, आयंस का। 0 लिखा हुआ है ना कंसंट्रेशन, परंतु किसका कंसंट्रेशन, आयंस का। अगर आयंस का कंसंट्रेशन 0 होता है तो जो आपके पास सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। पता है कि नहीं पता, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या, जिसके अंदर अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने बोला कि अगर इतना कम हो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए 0 बराबर, तो वहां पर उसका जो डाइल्यूशन का फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन पे ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। ये वाली कहानी थी। और ऐसी कहानी पर याद करो, एक ग्राफ भी मैंने आपको सिखाया था √C वाला, जहां पर यह बोल के रखा हुआ था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन होता है 0 वैसे वैसे डाइल्यूशन क्या होते चले जाएगा, इसमें बढ़ते
चले जाएगा। ठीक है, यहां पर समझाएंगे, थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा इसलिए शॉर्ट में बता दिया है। चाहो तो आप जाके वो पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हो जहां पर इसको फुल डिटेल के साथ में मैंने सारा समझाया है, एक एक पॉइंट को समझा के रखा हुआ। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 4 या 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही, तो आप उसको भी देख सकते हो। नाउ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलैरिटी सॉल्यूशन। अब देखो मैंने क्या बता के रखा हुआ है, जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सीधा डाटा लिखते चले जाओ। कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलैरिटी सॉल्यूशन, तो मतलब आपको ऑलरेडी पहले ही मोलैरिटी दे के रखी है, दैट इज 0.20। और क्या बोला है, कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन। टेम्परेचर आपको दे के रखा हुआ है कि भाई टेम्परेचर है हमारे पास में 298 केल्विन, साथ ही साथ में कंडक्टिविटी कितनी है, कंडक्टिविटी है आपके पास में ये वाली, तो कंडक्टिविटी है मेरे पास में काप्पा इज इक्वल टू 0.0248 साइमन इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये कहानी है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है रे भाई, अब भी जस्ट पहले वाले लेक्चर में भी देख के रखा हुआ था, सॉरी क्वेश्चन में देख के रखा हुआ था। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है मेरे पास में काप्पा इंटू 1000 अपॉन में हो जाएगा मोलैरिटी। काप्पा की वैल्यू की बात की जाए तो 0.0248 इंटू यहां आ जाएगा 1000, और मोलैरिटी की जब कभी भी बात की जाए तो ये कितना है 0.20 है। सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करने पर आपके पास में भाई साहब मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, एक बार आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। 124 इसका आंसर आ रहा है। 124 साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपके पास में कहानी आ रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो बस इतनी सी कहानी है, तो बस इतना सा ही आपके पास में क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्म आ जाएगा। यहां पर आई थिंक मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, वो यूनिट है ना वहां पे, वो वाली कहानी। और क्या आ जाएगा, यहां पर मोलैरिटी मोल पे चलती है तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो सीधा सीधा जो डाटा लिखा था उसी की वैल्यू को मैंने पुट करा, सॉल्व करा, हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं फटाफट फुर्ती से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना मोलैरिटी ऑफ KCl। तो अगेन सबसे पहला वाला काम क्या करा, मैंने लिख दिया सर मोलैरिटी है 0.001, साथ ही साथ में बोल के रखा है टेम्परेचर है 298 केल्विन, और यहां पर ओहम्स लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये यहां पर दे के रखा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दे के रखा हुआ है। तो ठीक है जी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास में दे के रखा हुआ है 1500 ओहम। फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलैरिटी। वही वाला रिपीटेड है कि सेल कांस्टेंट क्या होगा। सेल कांस्टेंट क्या होता है रे भैया, सेल कांस्टेंट होता है G*, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में L/A। तो इस वाले की वैल्यू क्या बोल के रखा है कि सर इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, अगर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलैरिटी KCl सॉल्यूशन 298 केल्विन पर इतनी होती है। तो कंडक्टिविटी भी दे दी, मतलब आपको क्या दे दिया है, काप्पा की वैल्यू दे दी है। काप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास में दे के रखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू दे के रखी हुई है, जस्ट वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको देख लेते हैं। जब आप इसको यहां पर सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर आपके पास में क्या डाटा निकल कर आया है, तो भैया डाटा ये निकल कर आया है कि आपके पास में कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी, कंडक्टिविटी क्या होता है सर, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास में 1/r। ठीक है भाई साहब, ये देके रखा था व्हाट इज द कंडक्टिविटी, हाँ 1/r ये देके रखा है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, L/A। इस L/A की ही तो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सॉल्व कर दो, कितना आएगा 0.146 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 1 की जगह पर कितना आ जाएगा रे भैया, 1 की जगह तो 1 रहेगा। रेजिस्टेंस कितने ओम्स है, 1500 ओम से, मल्टीप्लाइड बाय
जी स्टार सॉल्व कर देना। जब आप इस जी स्टार को सॉल्व कर रहे हो ना, तो इस जी स्टार की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 0.219 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास में इसका आंसर। तो बस रे भाई इतनी सी सिचुएशन है, कुछ नहीं है, सारा डाटा आपके पास में देके रखा हुआ है, वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है जी। सुनील जी जरा एसी को थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए, रूम में गर्मी बढ़ रही है। हमारे सुनील जी यहां पर जो बैठे हुए हैं बेचारे ठंड से कांप जाते हैं जब मेरी क्लास में बैठते हैं तो। ठीक है, मैंने कम करके रखा हुआ था, बिना बताए सुनील जी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्मी बढ़ने लग गई। चलो जी, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 10th वाला, द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, ये सारा वैल्यू इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, देके रखा हुआ है। आपके पास में कंसंट्रेशन देके रखा हुआ है, दैट इज कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या देके रखा हुआ है, यहां पर सारा का सारा आपको मोलैरिटी देके रखा हुआ है। नाउ कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल कंसंट्रेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी और C टू द पावर 1/2 ये देके रखा हुआ है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कौन सा वाला, लिमिटिंग वाला मोलर कंडक्टिविटी। तो आई थिंक अब तो तुम लोगों को यहां पर ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात है, यहां पर सारी वैल्यू तो देके रखी हुई है। अब आपको क्या करना है, यहां पर सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व कर दोगे सर, बचपन से पढ़ाया है आपने, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, कापा बाय सी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वही, तो कुछ नहीं करना, बस वही फॉर्मूला आपको रखना है। जब आप वो फॉर्मूला रखोगे तो आपके पास में क्या होगा, ये वाली वैल्यू आती चली जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी निकालना मैंने सिखा दिया था आपको, किस तरह से निकाला गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वही कापा बाय कंसंट्रेशन सी या मोलैरिटी। तो ये देखो मोलर कंडक्टिविटी सारी आपके पास ये आ जाएगी। वहीं साथ में जो अभी हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस, इक्विमोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा हुआ था, तो सीधा सीधा आपको वही करना था, जिससे आपके पास में क्या आ जाता, ये रूट सी की वैल्यू आ जाती या रूट एम बोलो, एक ही बात होती है। तो बस वो वैल्यू रखी। जब आप इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दोगे तो ये देखो मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी आपके पास में देके रखी है, साथ ही साथ में क्या देके रखा हुआ है भैया, यहां पर इसका रूट सी की वैल्यू देके रखी है। तो जो ग्राफ वहां डिस्कस कर रहे थे यही वाली बात होती है कि जब आपके पास में कंसंट्रेशन होता है 0 तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई आपके पास में, यहां पे हाई होती चले जाएगी। परंतु जैसे जैसे आपके पास में यहां पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ाते चले गए, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब ये वाली बात किसको प्रूफ करती है सर, ये वाली बात प्रूफ करती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है, ये भी याद रखना, ये वाली जो बात है ना किसको प्रूफ करती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। और अगर कोई पूछता है सर इसको ऐसा कैसे प्रूफ कर दिया आपने, बता दिया, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या बोल के रखा था मैंने ये बताया था कि यहां पर जब कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात आती है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, 0, और जो इसका डाइल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो जब आपके पास में कंसंट्रेशन हो जाए 0 या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वहां पर क्या आ जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाता है। तो बस ये वाली कहानी है। ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट सी को रिप्रेजेंट करेगा। जो ये वाली वैल्यू लिख के रखी हुई है ना, तो ये रूट सी वाली वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। तो जैसे जैसे आपके पास में ये 0 डाइल्यूशन पे जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन पे जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इसमें हाई हो जाएगी। तो बस इतनी सी सिचुएशन है। क्लियर हो गई बात। तो बस रे भैया इतना सा इसमें बनेगा ग्राफ, और अगर इतना सा ग्राफ बन गया तो भैया यहां पर खत्म हो गया है हमारे पास में पार्ट 1। यहां पर आपके पास टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 18 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन रखे गए हैं, सेकंड पार्ट में आपको बचे हुए 8 क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यही मिलेगा स्टेप अप एकेडमी में। और ऐसी बात पे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और कर दो अपने बढ़िया बढ़िया से वैल्यूएबल कमेंट्स। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।